हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो आज का वीडियो है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 9th में हो और 2024 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 9th के बच्चों के लिए भी मॉडल पेपर की वीडियो लाई जाए। इसलिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के आधार पर ही जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पैटर्न रहेगा और इस मॉडल पेपर से 100% प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। कब से? 22 फरवरी 2024 से। तो हो सकता है आपके विद्यालय में जो क्लास 9th की परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक गृह परीक्षा, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 22 फरवरी से पहले ही करा ली जाए या बोर्ड परीक्षा के बाद करवाई जाए। जैसा आपके विद्यालय पर होगा, ये सब चीज़ें आपके विद्यालय पर निर्भर हैं। फिर भी आपको तैयारी तो करनी ही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वार्षिक परीक्षा की अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने हिंदी विषय के पेपर को पूरा सॉल्व भी किया है। आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगी तो आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर की कई वीडियो देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हिंदी विषय के भी मैंने कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं 2024 की वार्षिक परीक्षा के लिए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में यानी वार्षिक परीक्षा में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट किस लिए मिलेंगे? 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर को हल करने के लिए, यानी प्रश्नों को लिखने के लिए और ओएमआर वाले प्रश्नों को ओएमआर में भरने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं निर्देश। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और खंड बा में 50 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र भी आपको भरना है। अगला है यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका जो है विवरण प्रश्न के सम्मुख ही दिया गया है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से बांध दीजिएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है यानी दृष्टिबाधित वाला, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखोगे खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मैं तो कहता हूँ इनकी आप अपनी एक नोट्स बना लो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
हैं इस मॉडल पेपर के। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर यदि आप ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही भरते हैं उत्तर, तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। राइटिंग आपकी चाहे अच्छी हो या खराब हो, लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें क्या होगा, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने काफी अच्छे से लिखा है, कॉपी को लिखने का तरीका सही प्रयोग किया है, तभी आपको 50 में से पूरे 50 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 अंक आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं, इसलिए आप बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है प्रासिया में, दूसरा है ऑस्ट्रिया में, तीसरा है वाटरलू में, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? वाटरलू में पराजित हुआ। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। ओएमआर शीट में ए, बी, सी और डी इस तरह से ऑप्शन लिखे होंगे। का यानी ए, खा यानी बी, गा अर्थात सी और घा यानी डी। इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। रूस में कुलक कौन थे? यहाँ पर पहला है विकल्प मध्यम वर्ग के लोग कुलक थे, या गरीब किसान थे, या अमीर किसान, या भूमिहीन मजदूर। तो रूस में कुलक कौन थे? जो अमीर किसान थे उन्हें ही कुलक कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। पहाड़ी मैदान को कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है भाबर, दूसरा है बुग्याल, तीसरा विकल्प है तराई और चौथा विकल्प है पठार। तो पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। पहाड़ी जो मैदान होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला है विकल्प यहाँ पर जम्मू व कश्मीर, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है ओडिशा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक प्रश्न का उत्तर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपने नोट्स पर लिखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या है? दो आब किसे कहते हैं? दो आब किसे कहते हैं? पहला है विकल्प पंजाब, दूसरा विकल्प है उच्च भूमि, तीसरा विकल्प है दो नदियों के बीच का भाग और चौथा विकल्प है द्विनद। तो दो आब किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो आब कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? पहला है विकल्प रॉयल बंगाल टाइगर का, दूसरा विकल्प है एक सींग वाला गेंडा। इन दोनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है, और सही कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो है यह किस जानवर का घर है? रॉयल बंगाल टाइगर का। यानी सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर रहता है? जहां सुंदरवन डेल्टा है वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भी जाना जाता था? पहला है विकल्प उच्च वर्ग, दूसरा है भीमनगर, तीसरा है विकल्प मध्यम वर्ग,
चौथा विकल्प है दास वर्ग। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प जून के प्रारंभ में, दूसरा विकल्प है अगस्त में, तीसरा है विकल्प सितंबर में, चौथा है अक्टूबर के प्रारंभ में। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। कब? जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? और लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा है, सबसे पाक साफ परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है गैटल, तीसरा विकल्प है अब्राहम लिंकन, चौथा है चर्चिल। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? क्या यह लचीला संविधान है या कठोर संविधान है? लचीला तथा कठोर दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारे भारतवर्ष का जो संविधान है यह लचीला तथा कठोर दोनों तरह का है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? विकल्प पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति, चौथा है सेना प्रमुख। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। 2024 के पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? किस अधिकार को? पहला है विकल्प समानता का अधिकार, दूसरा विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा विकल्प है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, चौथा है विकल्प संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दिए गए विकल्पों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? पहला विकल्प है महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर समझा लिखा जाएगा, समझा जाता है। दूसरा विकल्प है उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है। तीसरा विकल्प है उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन बात यदि की जाए तो आधुनिक युग है, महिलाओं को शारीरिक रूप से प्रायः कमजोर समझा जाता है। कहीं कहीं आप ऐसा देखने को पाओगे भी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अधिकांश रूप से
अब ये स्थिति कम होती जा रही है। उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी है। तो आपने देखा होगा महिलाएं भी अब पुरुषों की अपेक्षा तरक्की कर रही हैं, अर्थात पुरुषों की तरह ही हर चीज में आगे निकलती जा रही हैं और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। तो ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं तो ये सत्य है, लेकिन अधिकांश रूप से आप देखोगे अब जो पढ़ा लिखा समाज है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों का भी ज्ञान होने लगा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, NREGA NREGA का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला है विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, दूसरा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, चौथा विकल्प है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा कि NREGA का पूरा रूप क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? पहला विकल्प है 2 वर्षों में एक बार, दूसरा विकल्प है 5 वर्षों में एक बार, तीसरा विकल्प है बुआई के मौसम से पहले, चौथा विकल्प है बुआई के मौसम के बाद। तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बुआई के मौसम से पहले। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की क्या विशेषता है? महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प कम वर्षा, दूसरा विकल्प है कम उपजाऊ भूमि, तीसरा विकल्प है कांटेदार वनस्पति, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की विशेषता है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भी कहते हैं, भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? पहला है विकल्प अंडमान निकोबार, दूसरा विकल्प है लक्षद्वीप, तीसरा विकल्प है मालदीव, चौथा है मॉरिशस। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बैरन द्वीप, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भी कहते हैं, भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है प्राकृतिक, दूसरा विकल्प है कृत्रिम, तीसरा विकल्प है भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित, चौथा है हिमानी द्वारा निर्मित। गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कृत्रिम, क्योंकि गुरु गोविंद सागर झील जो है मानव के द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना मिलता है? विकल्प पहला 1,33,000 रुपये, दूसरा 1,50,000 रुपये, तीसरा विकल्प 1,80,000 रुपये, चौथा विकल्प है 2,80,000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उस योजना का नाम क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है नवोदय विद्यालय अभियान, दूसरा विकल्प है सर्वोदय शिक्षा अभियान, और यहाँ पर आप देखोगे तीसरा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, और चौथा विकल्प है नवोदय विद्यालय। हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उस योजना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों
इसका उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें सब बढ़ें, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न है 4 नंबर का। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, इन्हें आप लोग लिख लेना। प्रश्न है समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अथवा में भी प्रश्न है, गंगा द्रोणी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 3 का अथवा है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं। अथवा में प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, जो कि वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न हैं और जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। अथवा में प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रकार भिन्न है। कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में समितियां की भूमिका पर, यानी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा में प्रश्न है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 का के अंतर्गत, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। कितने नंबर का, 1 नंबर का है। वह स्थान जहां इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, 1 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरह के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 9 का के अंतर्गत। वह स्थान जहाँ हिटलर का शासन था और इन्हें आप विश्व के मानचित्र में दर्शाओगे। वह स्थान जहाँ नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहाँ ईस्ट की इंडिया कंपनी थी, वह स्थान जहां ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकारी के रूप में, विकल्प के रूप में प्रश्न आएंगे, जिन्हें आपको नहीं करना। फिर आगे आप देखोगे 9 खा में भी है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब भारत के मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह स्थान जहां से भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है, वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है, वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है,
वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है और वह स्थान जहां कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु भी प्रश्न होंगे जिनको आपको नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको बता दिया सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 100% की गारंटी है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको हिंदी के मॉडल पेपर की वीडियो और भी चाहिए, अन्यथा नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।